वल्नरेबल ग्रुप मतलब क्या? विमेन है, चिल्ड्रन है, आपका ट्राइबल है, ट्रांसजेंडर्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। ऐसे में इन कीवर्ड्स की सहायता से आप आराम से पूरी बॉडी लिख सकते हैं। सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स को ये कहते हुए, बहुत सारे मेंटोर्स को ये कहते हुए कि एस्से शुड बी मल्टी डायमेंशनल। तो आज मैं आपको 15 प्लस डायमेंशंस भी सिखाऊंगा, वेरियस अप्रोचेस सिखाऊंगा। हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है अननोन टॉपिक को डील करना। जैसे गोली चलेगी तो गोली ठोक देंगे, उसमें कोई 1% नहीं सोचना है। और डेवलपमेंट जहाँ पे होगी वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। इसीलिए जो नक्सलाइट्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, दे आर अगेंस्ट द डेवलपमेंट। इस चीज़ से देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी जुड़ी है, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जुड़ी है। और जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, वहाँ पे सोवरेनिटी की बात होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है, वहाँ पे लोगों के ट्रस्ट की भी बात होती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोभन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। कैंडिडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड ए सीरीज रिगार्डिंग पेपर 2 और उसी सीरीज में ये हमारी क्लास नंबर 3 है। जिसने भी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाके उनको देखिएगा, क्योंकि लिंक्स रहते हैं क्लासेस में आपस में। क्लास 1 में हमने डिस्कस किया हाउ वी कैन स्कोर द 100 मार्क्स इन द पेपर 2, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उस टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, उसको हमें कैसे फुलफिल करना है, पीवाईक्यूज का कितना रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यूज की एनालिसिस कैसे करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिस पे हमको फोकस करना है, एस्से राइटिंग के रिगार्डिंग यूपीएससी की ऑफिशियल डायरेक्शंस क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब समय है थोड़ा आगे बढ़ने का। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, ऑफकोर्स कुछ डायरेक्शन तो प्रोवाइड करवाऊंगा ही, एस्से लिखते कैसे हैं और बाद में मैं लिख के दिखाऊंगा। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे के एलिमेंट्स हैं और इन चीज़ों को, इन कंपोनेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। देखो, हमें प्रॉपर 18 मिनट मिलती हैं आइडियली, हम बात करें तो ऐसे लिखने के लिए। एग्जाम में हम जानते हैं 6 कंपोनेंट्स हैं। ऐसे की बात करें तो 6 में से 4 हमको लिखने हैं, 6 ऐसे आते हैं, 4 हमको लिखने हैं। 20 नंबर का एक ऐसे है और 300 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है। लेकिन उसमें सोचना कैसे है, वो सोचना मैं इस वीडियो से आपको सिखाऊंगा। मेन वाइल आपने सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स को ये कहते हुए, बहुत सारे मेंटोर्स को ये कहते हुए कि ऐसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल। तो आज मैं आपको 15 प्लस डायमेंशंस भी सिखाऊंगा, वेरियस अप्रोचेस सिखाऊंगा, जिनको फॉलो करके, इसमें हम स्टेपल अप्रोच की भी बात कर रहा हूं, मैं लेवल बेस्ड अप्रोच की भी बात कर रहा हूं। इसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो स्टेपल अप्रोच मुझसे पढ़ चुके होंगे कहीं पे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज पढ़ लेंगे। और ये सीखने के बाद, ये अप्रोच सीखने के बाद आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इसके बाद कौन सा पैराग्राफ लिखूं या मैं क्या पॉइंट को सोचूं। पॉइंट्स अपने आप आपके माइंड में आएंगे। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि ऐसे लिखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, आप लाइव क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, लाइव क्लास में आप समझेंगे, सीखेंगे। आपके माइंड में फटाफट ऐसे पॉइंट्स आएंगे, मैं एक बार हिंट दूंगा और फिर पॉइंट्स की देखना कैसे बम्बार्डमेंट होगी। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम लास्ट ईयर का एक टॉपिक भी उठाएंगे और उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पढ़ने वाले कैंडिडेट्स काफ़ी कम ही होते हैं। और ये जो मैं क्वालिटी आपको इस सीरीज़ के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये मेरा ओपन कमिटमेंट है आपको, ओपन दावा है आपको, ठीक है, कि आप यूट्यूब पे तो भूल जाइए, किसी पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। हर एक एस्से को, पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें 25 प्लस क्लासेस आपकी इंक्लूड हैं। इसमें मेरी क्लासेस है, फिर मेरे बाद विनय इंग्लिश सर की क्लासेस आएंगी और फर्दर अदर टीचर्स की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मुझे उन कैंडिडेट्स का सपोर्ट चाहिए जो सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं। आपकी अटेंडेंस मुझे चाहिए दोस्त। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमें टॉपिक वाइज तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स को एक इन 3 क्लासेस से आप सीख जाएंगे कि अप्रोच क्या है, एक एस्से को या लिखने की अप्रोच क्या है। फर्दर अगर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक मॉडल आंसर टाइप आपको सोचने का तरीका पता लग पाएगा। बहुत बार कैंडिडेट के पास कंटेंट होता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि मैं इस कंटेंट से एस्से कैसे लिखूं, मैं इससे आर्गुमेंट कैसे लिखूं, मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं, मैं पॉइंट्स कैसे निकालूं। इसमें वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा मान लो आपके एग्जाम में 10 टॉपिक आते हैं जिसमें से 8 आपको लिखने हैं। उन मैं एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग मिलकर बता रहा हूं, उनमें से कुछ टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं जो आपने कभी प्रैक्टिस ना किए हों। मीन्स हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है अननोन टॉपिक को डील करना। इन वीडियोस की सहायता से आप नॉन टॉपिक को तो बहुत इजीली मिनटों में डील कर पाएंगे दोस्त। 18 मिनट मिलती हैं आइडियली, 15 मिनट में लिख लेंगे उस चीज़ को, 15-16 मिनट में। लेकिन अननोन टॉपिक को भी हम लिख पाएं, ये मेरा एजेंडा है और उसको हम फुलफिल करेंगे। बट आई नीड योर वैल्यूएबल सपोर्ट। मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो आपको करना है, उसकी रिपोर्ट आपको मुझे करनी है। एंड पेपर 2 इज अ 2 साइडेड गेम दोस्त। ये 1 साइडेड गेम बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर आपको बस कम्युनिकेट करता रहे, इन्फॉर्मेशन देता रहे। उस इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। अगर वो यूटिलाइजेशन आपको नहीं आता है तो वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है।
इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, अब जिसमें पेशेंस होगा। लास्ट के लिए मैं एक स्टेटमेंट रखता हूँ, जो वीडियो पूरी सुनता है उसी को स्टेटमेंट पता चलती है, ठीक है, उसके बिहाफ पे मुझे पता चलता है क्योंकि कमेंट कैंडिडेट उसके बिहाफ पे करते हैं। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एंड इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि हमारा रिसेंट में बैच भी स्टार्ट हुआ है। ये पेपर 2 की बात है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कोई कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है तो मंजिल 2 बैच इज देयर। होली पे अभी ऑफर भी रहेंगे, 5 तारीख से वो बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर प्रिपरेशन। अबाउट अस, हम पिछले 10 सालों से एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन की ही तैयारी करवा रहे हैं। मंजिल बैच में आपको क्लासेस मिलेंगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, मेंटरशिप मिलेगी और आफ्टर एग्जाम गाइडेंस भी इसका पार्ट है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ पेपर 2 की पेड कोर्स में तैयारी करना चाहते हैं, हम पूछेंगे सर जब यहाँ पे जब सर सब कुछ फ्री में आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो पेड कोर्स में क्यों जाएंगे। पेड कोर्स में जो लक्ष्य बैच है उसमें ना केवल आपको क्लासेस मिलेंगी पेपर 2 की, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। उसमें 2 बुक्स आपके घर पे आएंगी, एक पीवाईक्यू बुक जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के मॉडल आंसर्स रहेंगे प्रॉपर हर एक कंपोनेंट के। मीनवाइल एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बुक, उसमें प्रॉपर पेपर 2 की हमारी बहुत फेमस बुक है, हजारों कैंडिडेट्स उसमें हमारा साथ देते हैं, वो परचेज करते हैं और उसका बेनिफिट भी लेते हैं क्योंकि हर साल उसमें से डायरेक्ट टॉपिक्स हिट करते हैं। इसके अलावा उसमें पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज है और पेपर 2 के जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट इवेलुएट होंगे। 20 टेस्ट हैं दोस्त, 10 सेक्शनल 10 फुल लेंथ। मेंटरशिप इंक्लूड है, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस इंक्लूड है। अब कोई कैंडिडेट को ये है कि सर मुझे क्लासेस की नीड ही नहीं है, मैंने तो सारी क्लासेस कर ली हैं, मैंने अपनी तैयारी कर ली है, चाहे आपने कहीं से भी की हो, खुद से तैयारी की हो, अलग प्लेटफॉर्म से की हो, एवीकेएस से की हो। अब बात आती है पीवाईक्यूज करने की और टेस्ट लगाने की। जो स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज को इग्नोर करता है उसका फेल होना निश्चित है। पीवाईक्यूज करने का बेस्ट सोर्स है यूपीएससी पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र, एवीकेएस की ऐप पे आपको मिल जाएगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में वो पीडीएफ अवेलेबल है, पॉलिटी की अलग से, हिस्ट्री की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, बाकी सब्जेक्ट्स की भी अभी लाइन में है, आने वाली है। और रही बात टेस्ट सीरीज की, प्रतिभा टेस्ट सीरीज अभी 1 मार्च से स्टार्ट हुई है। 55 टेस्ट है दोस्त, मतलब 3500 क्वेश्चन आप पेपर 1 के प्रैक्टिस करेंगे, 100 प्लस टॉपिक्स आप पेपर 2 के प्रैक्टिस करेंगे, सारे के टॉपिक इवेलुएट होंगे। और क्या चाहिए, कैसे नई तैयारी होगी, कैसे नई एग्जाम होगा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। अब पेपर 2 के रिगार्डिंग बात करें तो ऐसे है, आर्गुमेंट रिपोर्ट है, प्रीसीजर, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसे की ही मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, आर्गुमेंट की फिर कभी बात करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग की फिर कभी बात करेंगे। ऐसे में आपको आइडियली 18 मिनट मिलती है, 20 नंबर का ऐसे है और 300 वर्ड में एक ऐसे लिखना होता है। और एक ऐसे के लिए आपको 3 पेज मिलेंगे यूपीएससी के से, और वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। पेज नंबर 1 आप बोल सकते हो, ये 2 बोल सकते हो, ये 3 बोल सकते हो। ये जो स्पेस है ये, या ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। ये यूपीएससी की क्लियर डायरेक्शन रहती है, जो इस डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है उसको पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी कितने लगेगी, -5 मार्क्स की भी लग सकती है, -10 की भी लग सकती है, डिपेंड्स ऑन द मिस्टेक की, किस तरीके की वो मिस्टेक करता है, फर्दर आगे डायरेक्शंस के अगेंस्ट किस तरीके से कार्य करता है। ऐसे कैंडिडेट को हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो आंसर राइटिंग यूपीएससी में, मेंस में, जीएस 1 2 3 4 में स्ट्रक्चर बना देते हैं, वेन डायग्राम बना देते हैं या अदर कुछ डायग्राम्स के थ्रू अपना आंसर लिखते हैं। तो मेरी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में ही होना चाहिए और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दिस शुड बी फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है, यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हो सकती है, ये पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे भी पैराग्राफ स्टार्ट किया, यहाँ तक पैराग्राफ लिखा, ये कंक्लूजन पार्ट आपका हो गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना चाहिए। क्या डायग्राम बना सकते हैं, टाइम आपको अलाउ करता है तो बना सकते हैं। और जैसे सपोज इंडिया का डायग्राम बनाना है तो बिल्कुल हरी में फटाफट, जो आप, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट, पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको पूरा पेपर आता है, लिख, आप 2 ऐसे ही, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट, 2 ऐसे छूट गए तो कोई फायदा नहीं है दोस्त, आप वैसे ही रेस से बाहर हो जा रहे हो। तो टाइम के कंटेक्स्ट में हमको टॉपिक चूज करना होता है और टाइम के कंटेक्स्ट में हमें पेपर लिखना होता है। ये आपको समझ में आया। पेन कौन सा यूज करना है, पेन आप ब्लैक भी कर सकते हैं यूज, ब्लू भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, रोल नंबर भर रहे हैं, आंसर सीट में कुछ भर रहे हैं, फर्स्ट पेज जो रहेगा पेपर 2 की शीट का, वहां पे ब्लैक पेन से ही आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ऐसे में अंडरलाइन किस कलर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई और कलर ना रिकमेंडरी, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं रेड पेन से अंडरलाइन करके लेके जाएंगे, ग्रीन पेन से, पेंसिल से, कोई जरूरत नहीं है दोस्त इन सब चीज़ों की। पूरा पेपर करके आओ, जो पूछा गया वो लिखो, यूपीएससी की डायरेक्शंस को ध्यान में रखो, इंग्लिश पे बढ़िया फोकस करो। एग्जाम कोई माइकल लाल रोकने वाला नहीं है, एग्जाम डेफिनेटली होगा। आराम से 90 से 100 नंबर बिल्कुल आराम से पेपर 2 में ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। अब बात आती है कि एक ऐसे में 300 वर्ड्स हैं,
तो क्या सर मैं 3 पेज में वर्ड गिनने बैठूं? तो आंसर है नो। आपको हैबिट ही, कोई भी टेस्ट लिख रहे हो आप, जैसे प्रतिभा टेस्ट सीरीज का टेस्ट लिख रहे हो, हैबिट ही ऐसी डालनी है कि एक पेज पे ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स आप लिखो, 3 पेज पे 300 वर्ड्स हो गए। और 300 वर्ड क्यों लिखने यार? 280 से 290 के आसपास वर्ड आपको लिखने चाहिए। और उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है मेरी तरफ से, एक पेज पे 16 लाइन का कॉन्सेप्ट निकालो कि एक पेज पे मैं 16 लाइन ही लिखूंगा और एक लाइन में 6 वर्ड लिखूंगा। अब ना दिमाग लगाना, 16 into 6 इज द 96, एक पेज पे 96 वर्ड आ गए, ऑन एवरेज मेरा टाइम भी बच गया। लेकिन ये जरूर ध्यान रखो कि आपने 3 पेज जो मिले हैं, तीनों पेज यूटिलाइज कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि 300 वर्ड्स यहां पे खत्म कर दिया। दिस इज एन आर्ट, राइटिंग स्किल। जो गिवन रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर सके वही तो ऑफिसर है यार। पेपर 2 में ये चीज भी आपको सिखाना चाहती है यूपीएससी, ये चीज चेक करना चाहती है कि गिवन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन आता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इजी टॉपिक है विमेन इंपावरमेंट इन इंडिया, उस पर अब लिखने को 1000 वर्ड भी लिखते हैं लोग, किताब भी लिख सकते हैं इस चीज पे लिखने वाले। आपको 300 वर्ड में समराइज करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज को टच करते हुए आगे बढ़ना है। एंड दिस इज एन आर्ट, वो विद टाइम प्रैक्टिस करने से डेवलप होगी। पेपर 2 लिखने की कला है दोस्त, लिखने से ही आएगी। अब इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये एक एस्से के वेरियस पार्ट्स हैं। ये कीवर्ड हमको कभी भी नहीं लिखना है कि जब मैं इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर रहा हूं तो इंट्रोडक्शन और फिर आगे लिखा, नहीं, ये वर्ड हमें यूज नहीं करने। वो पैराग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड दिस इज द कंक्लूजन। बॉडी में वेरियस पैराग्राफ्स शुड बी देयर, पैराग्राफ 1 2 3 4 5, डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि 4 लाइन का पैराग्राफ बना रहे हैं, 5 लाइन का बना रहे हैं। बहुत 2-2 लाइन के पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, 4-5 लाइन का, 6 लाइन का पैराग्राफ इज इनफ। इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन या कंपोनेंट कि आप कौन से एरिया पे फोकस कर रहे हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे कर रहे हो, चैलेंजेस पे कर रहे हो, सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हो, इंपोर्टेंस पे बात कर रहे हो, रीजंस पे बात कर रहे हो, किस चीज पे बात कर रहे हो, वो पैराग्राफ उस चीज को डिवोटेड रहेगा तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका इससे दिखेगा। अब सीखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। लाइंस की बात करें तो एक इंट्रोडक्शन में 6 से 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन भी लिखी जा सकती हैं और मैंने वो बता ही दिया कि 6 वर्ड्स शुड बी देयर। सेम विद द कंक्लूजन पार्ट, 5 से 8 लाइन इनफ है। कुछ कैंडिडेट्स कोट से भी स्टार्ट करते हैं, तो जिसको पता है वो लिख सकता है, जिसको अब नहीं पता है वो तो धक्के से नहीं लिखना है, उसका कोई नंबर नहीं होता है। बहुत लोग ये रूमर्स फैला देते हैं कि कोर्ट नहीं लिखी तो नंबर कट जाएगा, कोर्ट नहीं लिखी, इवैल्यूएशन में लिख देते हैं कोर्ट नहीं लिखी 1 नंबर कट गया। ऐसा थोड़ा ही होता है दोस्त, कहाँ यूपीएससी ने बोला है इस चीज के बारे में? चना खाना इवैल्यूएटर बना बैठा है उस चीज के रिगार्डिंग, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो इस चीज में ये तरीके हैं, इनमें से एक तरीका हमको चूज करना है, सारे तरीके चूज नहीं करने इंट्रोडक्शन लिखने का। सपोज आप कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो, आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप डेटा या फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आप करंट न्यूज से स्टार्ट कर सकते हो, जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द टॉपिक। और टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा दोस्त। सपोज टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई कोट मेंशन कर सकते हो। जवाहरलाल नेहरू की कोट रहेगी, महात्मा गांधी की कोट रहेगी, तो आप वो मेंशन कर सकते। अपना नाम नहीं लिख देना है और धक्के से किसी और दूसरे का नाम भी नहीं लिख देना है। स्टेटमेंट किसी और की है, नाम लिखा है नीचे कुछ और, इससे अच्छा है सिर्फ स्टेटमेंट लिखो, नाम मत लिखो। नहीं पता तो मत लिखो उस चीज के, गलत नहीं लिखना है कुछ भी कि सामने वाले को क्या पता, सामने वाले को सब पता है दोस्त। अब डेफिनेशन, डेटा, फैक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक में जो बता रहा हूं। जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक आया था, चलो वीडियो के लास्ट में ये चीज सिखाऊंगा कि इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे 5 इंट्रोडक्शन हो सकते हैं एक टॉपिक के, लेकिन हमें एक ही लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिखते वक्त किन किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, कहां से हम इंट्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब सपोज चाइल्ड लेबर पे इंट्रोडक्शन लिखना आ जाए तो डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे दोस्त उस चीज की, बहुत बेसिक हो गया, थोड़ा एडवांस सोचेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसका जो लेवल है वो मैच करने की कोशिश करेंगे। लेवल, अब एक कैंडिडेट मुझे पूछ रहा था कितने फैंसी वर्ड इस्तेमाल करने हैं तब लेवल मैच होगा। फैंसी वर्ड से नहीं होगा, हमने लास्ट जो क्लास नंबर 2 है ना उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे लेवल मैच होगा, यूपीएससी की डिमांड क्या है। और वो डिमांड मैं नहीं बता रहा हूं, वो खुद यूपीएससी बता रही है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सेम विद द बॉडी, बॉडी के भी बहुत सारी अप्रोचेज हो सकते हैं, वो डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें वो टाइम टेकिंग है, पूरी वीडियो ही उस चीज पे। कंक्लूजन लिखने के भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, शुड बी फ्यूचरिस्टिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। 2 का मिक्सचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीजें कवर हो गई। कोई भी फुल फॉर्म है, जैसे मान लो एक्रोनिम है समाधान इनिशिएटिव, तो उस इनिशिएटिव के बिहाफ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए दिस इज द इनिशिएटिव, और इस तरीके के और इनिशिएटिव की आवश्यकता है।
कमेटीज का नाम, उसकी रिकमेंडेशन, ARC रिकमेंडेशन, रिपोर्ट, ये सारी चीजें कोट करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, और या फिर जो आपने पूरा ऐसे लिखा है उसको समराइज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो प्रॉपर देखेंगे जब टॉपिक वाइज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कंक्लूजन लिखते वक्त, बॉडी लिखते वक्त मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलो ये बताओ कमेंट में कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो हमें अचीव करने हैं, और ये भी बताना कि DPSP किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आपने जब लास्ट वीडियो अगर ध्यान से सुनी होगी, उसमें डिटेल्ड वे में हमने एनालिसिस की थी कि मोस्टली एसेज 6 में से 4 ऐसे या 6 के 6 भी ऐसे, सेम विद द रिपोर्ट, सेम विद द आर्ग्यूमेंट, मोस्टली 10 में से जो 10 टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम में, 6 ऐसे, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, उसमें से 8 हमको लिखने हैं, उनमें से 7-8 टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ही होते हैं। भारत में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। क्यों प्रॉब्लम बेस्ड है? दे वांट टू टेस्ट योर माइंड कि प्रॉब्लम जब है तो उसके बारे में आप अवेयर हो या नहीं हो, और उस प्रॉब्लम के रीजंस के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है उस चीज के लिए, और वो प्रॉब्लम ठीक कैसे हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम बेस्ड एसेज आपसे पूछती है, और प्रॉब्लम बेस्ड एसेज को या प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक्स को लिखने का बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका है दोस्त। पहले आप एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में वेरियस चीजों के बारे में, हमने डिटेल में डिस्कस किया कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम के बारे में डेटा क्या है, या करंट में क्या न्यूज चल रही है। प्रॉब्लम आपकी पॉवर्टी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, साइबर अटैक से प्रॉब्लम है, लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है, इनफिल्ट्रेशन आपकी प्रॉब्लम है। बहुत जितने भी एसेज आए हैं पास्ट में वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड चीजें ही पे ही आए हैं। फार्मा सुसाइड भी आपकी प्रॉब्लम है। हम क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो भी हमें कंक्लूजन में ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में आपको ये मेंशन करना है वो प्रॉब्लम है क्या और करंट में क्यों न्यूज में है। अब कोई डेटा उसमें बता सकते हो, जैसे मान लो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका ऐसे पूछा गया, अभी डिस्कस कर ही लेते हैं। सपोज इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल एज या वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये टॉपिक आया था 2025 में। अब इसका इंट्रोडक्शन किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, भाई आप कोट आपको पता है तो आप लिख दो। जैसे क्लाइव हम्बी की एक रिपोर्ट थी कि इन द डिजिटल एज डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब आप डेटा के बारे में चीजों को एक्सप्लेन कर रही हो। कोर्ट से रिलेटेड आपने कोर्ट की इन्फॉर्मेशन, अब इसमें इन्फॉर्मेशन थी तो लिख पाए ना, वो कोर्ट अब याद ही नहीं है कि किसने ऐसा बोला था, कुछ ऐसा बोला था, तो अदर दूसरे तरीके भी शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर दो, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो। साइबर सिक्योरिटी क्या है भाई? प्रिवेंशन है, प्रोटेक्शन है, किस चीज के लिए? अनऑथराइज्ड एक्सेस से या किसी भी तरीके के बाहर से अटैक से, उन चीजों को अब प्रॉपर अगर इस चीज में साइबर सिक्योरिटी की इस डेफिनेशन में इंडियन लॉ का रेफरेंस यूज कर दो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस यूज कर दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस यूज कर दो, तो 4 चांद लग जाएंगे उस बात पे। डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हो कि सर्ट इन, इंडियन जो कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम है, सर्ट इन का डेटा है कि 13 लाख से ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं 2023 में, तो ये आपने दिखा दिया। ये तो इससे क्या, ये हमारी साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि कितना जरूरी है प्रेजेंट वर्ल्ड में। मीनवाइल आप फर्दर जनरल स्टेटमेंट से इस चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट जो वर्ल्ड है, जो डिजिटल एज है, वहां पे वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड, और जहां पे वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड वहां पे इंफॉर्मेशन एक ऐसा रिसोर्स है जो देश की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, जो लोगों के ट्रस्ट के लिए भी जरूरी है, और इंटरेक्शन के लिए भी जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन के लिए भी जरूरी है। और ऐसे में जब इतनी इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की, तो वहां पे सिक्योरिटी एक नेसेसिटी है दोस्त, और वहां पे इंश्योर करना होगा कि मतलब कि अलग अलग लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस है। लेवल बेस्ड अप्रोच में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे अलग इंपॉर्टेंस है, बिजनेस लेवल पे अलग इंपॉर्टेंस है, नेशनल लेवल पे अलग इंपॉर्टेंस है। और अगर किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के, तो उसके लिए वो चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी जुड़ा है, ये नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है, नेशनल सोवरेनिटी से भी जुड़ा है। तो इस तरीके से जनरल स्टेटमेंट बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बिहाफ पे भी आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पहले जो वर्ल्ड था वो आइसोलेटेड फॉर्म में था, कंप्यूटर आइसोलेटेड फॉर्म में वर्क करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एनोनिमिटी बढ़ी है। जो साइबर जो वर्ल्ड है वो एनोनिमस है, वो बॉर्डरलेस है, और ऐसे में वर्ल्ड इवोल्व हुआ है। और जब वर्ल्ड इवोल्व हुआ है तो साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी इवोल्व हुए हैं। तो विद टाइम, प्रेजेंट टाइम में साइबर सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फर्दर हम चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि मोस्टली एसेज हमारे जो प्रॉब्लम बेस्ड रहेंगे उनका हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं।
इंट्रोडक्शन लिखने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक वाइज चीज़ों को समझेंगे। बॉडी वाले पार्ट में अब प्रॉब्लम कोई चीज़ है तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट ये सोचना है, जो स्टार्टिंग में इनमें से कोई एक चीज़ ने देखी, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये सोचना है कि वो प्रॉब्लम खत्म करनी क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मीनवाइल आपको नेक्स्ट पैराग्राफ ये सोचना है कि उस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं, और वो मल्टी डायमेंशनल होंगे, बहुत ज़्यादा रीजन होंगे उस चीज़ के। वो रीजंस क्या हैं, हिस्टोरिकल उसका रीजन है, और प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में सोसाइटल रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन क्या है, इकोनॉमिकल रीजन क्या है, मल्टीपल डायमेंशन के बिहाफ पे आप सोच सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा आपको। रीजंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। मीनवाइल गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग कर रही होगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम इरेडिकेट करना जरूरी है, तभी हम नेशनल ग्रोथ, तभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे, नेशनल ग्रोथ नेशन को आगे ले पाएंगे। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं, लीगल प्रोविजंस क्या हैं, वो हमको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमको पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स हमको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ वो होना चाहिए आपका। सरकार ने ये इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मान लो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार ने मल्टीपल इनिशिएटिव है, और आज से नहीं, पता नहीं कब से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम सस्टेन कर रही है। मतलब देयर आर सम चैलेंजेस जो उस प्रॉब्लम को खत्म होने नहीं दे रही हैं। उन चैलेंजेस, वो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हमको बताना होगा। एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, हमारी तरफ से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कि क्या और करना चाहिए जिससे, अब वो क्या और करना चाहिए, सीधी सी बात है, चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस कर दो, हो गया सॉल्यूशन उस चीज का। एग्जांपल की सहायता से देखेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन के वही जो पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड एसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे एसे का, कि हम प्रॉब्लम क्या है, न्यूज में क्यों थी उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको क्यों हटाना है, उसके क्या रीजंस हैं, मीनवाइल सरकार उसको टैकल करने के लिए क्या क्या कर रही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, इसके अलावा वो चैलेंजेस क्या हैं जिसके कारण वो अभी भी सस्टेन किए जा रही है, और सॉल्यूशंस क्या हैं, ये आपको पता रहेगा। ये फॉर्मेट है हर प्रॉब्लम का। अब बात आती है बॉडी में मल्टी डायमेंशन सीखने की। जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप इस चीज से सीखेंगे, एक मंत्र है इसमें, स्टेपल अप्रोच, STAPE, स्टेपल अप्रोच। स्टेपल में सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, अदर डायमेंशंस भी हैं, लेकिन ये मोस्ट रिपीट होने वाले डायमेंशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। एक ऐसे में 4 से 5 ही डायमेंशन आपको इस्तेमाल करने हैं, किसी किसी में 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे की डिमांड के अकॉर्डिंग हमको इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा भी अदर डायमेंशंस हैं, वो आपको दिखाऊंगा अभी। इनमें क्या कवर होते हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर आप सोसाइटल चीजों पे कुछ भी लिख रहे हो, सोसाइटल चीजों पे आपका एस्से है, और उसमें भी मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप में आपका एस्से है। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप मतलब क्या, वेमेन है, चिल्ड्रन है, आपका ट्राइबल है, ट्रांसजेंडर्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। ऐसे में इन कीवर्ड्स की सहायता से आप आराम से पूरी बॉडी लिख सकते हो, बस उसमें फिलिंग द बैलेंस आपको भरते रहना है। ये पेज आपका सबसे काम का है, आपको यही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। सपोज ये देखो, सोसाइटल लेवल पे हमने कीवर्ड देखा, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, एसएस मतलब सोशल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी। टेक्नोलॉजी लेवल पे एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वल्नरेबिलिटी। एडमिन लेवल पे डेटा, इंस्टीट्यूशन, करप्शन, कोऑर्डिनेशन। पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिसीज एंड द पार्टिसिपेशन। लीगल लेवल पे लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस एंड द वर्डिक्ट्स। एंड इकोनॉमिकल लेवल पे जॉब, स्किल्स, पॉवर्टी ट्रैप, अनएम्प्लॉयमेंट। और सारे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन दीज कीवर्ड्स आर इनफ टू राइट समथिंग। अब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वुमेन आज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। सोसाइटल लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वुमेन की हेल्थ को लेके। इन्हीं कीवर्ड्स से आपके टॉपिक बनेंगे, और वही टॉपिक सब टॉपिक के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर कोई आइडेंटिटी रिकॉग्निशन नहीं है, इंपावर नहीं है, और इसीलिए तो वुमेन इंपावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। फैमिली भी आप इसका पार्ट समझ सकते हैं कि हाँ भाई, प्रेजेंट सोसाइटी इज द पैट्रियार्कल नेचर, और वुमेन पे डबल फैमिली बर्डन है, जिसके कारण वो इंपावर नहीं हो पा रही है। ये हम देख रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं जो वुमेन फेस कर रही है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे उनको प्रॉपर एक्सेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हायर एजुकेशन में वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा टारगेट किया जा सकता है वुमेन को। क्यों? इसका दीज जो डायमेंशंस हैं इंटररिलेटेड, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी ट्रैप में फंसी हुई है, जॉब से नहीं है उसको, और स्किल नहीं है जिससे कि वो जॉब ले सके। मीनवाइल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉपर सरकार के पास डेटा ही नहीं है जिससे एक अच्छी पॉलिसी बना सके, वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग पॉलिसी बना सकें, या वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी बना सकें।
इंस्टीट्यूशंस या तो है नहीं है तो इंपावर्ड नहीं है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अब स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। करप्शन एग्जिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग द एजेंसीज, वो मिनिस्ट्री बोलेगी उसके पास जाओ, वो एजेंसी बोलेगी उसके पास जाओ, वो भटकते रहेंगे इधर उधर, कहां से वुमेन इंपावर होगी। मीनवाइल पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल विल ही नहीं है, या तो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी है तो उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। विमेन का कहने को तो रिप्रेजेंटेशन पहले तो वो भी नहीं था, कि आप ये देखो कि अब 33% जाके रिजर्वेशन की बात हो रही है, और जब रिजर्वेशन दे भी दिया तो भी कितना पार्टिसिपेशन है उस लेवल पे। प्रॉपर इस चीज के रिगार्डिंग लॉ एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे मैरिटल रेप के रिगार्डिंग आज भी कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है, लेकिन सोसाइटल प्रॉब्लम है वो, या तो लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करते, लॉ एग्जिस्ट करते हैं तो इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं डीपीएसपी फॉर्म में, लेकिन उनके उल्लंघन पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। वेरियस वर्डिक्ट्स दिए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो दीज आर द इश्यूज जो वुमेन फेस कर रही हैं। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यही सब काम तो कर रही है, वेरियस इनिशिएटिव्स चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन देने का काम कर रही है। हेल्थ से रिलेटेड अब कि हाँ भाई जो डिलीवरी हो रही है मदर की, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, डेथ को कम किया जा सके। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रही हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, और जो पैसा आएगा वेरियस स्कीम्स का, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंकिंग से जुड़ा, और बैंक वुमेन के नाम पे होगा, और जितना भी गवर्नमेंट सब्सिडीज है वो वुमेन के खाते में आएंगी ताकि उनको एम्पावर किया जा सके। प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, बात उठती है हर एक चीज पे कि भाई वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उस चीज के रिगार्डिंग, उनको भी टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया जा रहा है। वुमेन इन स्टेम, वुमेन इन हेल्थ, वेरियस सेक्टर, स्टेम मतलब जो आपका साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, तो इन सारे सेक्टर्स में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मेंशन कर देंगे। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जैसे ही मैंने आपको बताया है, टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जा रहा है करप्शन को रोकने के लिए। पार्टिसिपेशन की अभी बात ही की मैंने, 33% रिजर्वेशन जो एक्ट पास किया गया है उसके रिगार्डिंग, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A, वेरियस आर्टिकल्स यू कैन मेंशन, आर्टिकल 41, 42 जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इकोनॉमिकल लेवल पे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया या अदर जो इनिशिएटिव्स है जहां पे वुमेन को एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट करने में फोकस किया जा रहा है, उन इनिशिएटिव्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंज यही सब चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावर क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लॉज हैं वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, जो पॉलिटिकल विल है वो सही नहीं है। इन्हीं से पॉइंट्स निकलेंगे, वही सब चैलेंजेस है। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, उन चैलेंजेस को एड्रेस कर दो, वही सॉल्यूशन है। ये हमने एग्जांपल लिया विमेन का, सेम विद द ट्राइबल पीपल। आप माइंड में उठा के देख लो कि ट्राइबल पीपल को इंपावर करने में क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं ट्राइबल पीपल। सेम वही, सोसाइटल लेवल पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेटा ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन है तो करप्शन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, पॉलिसीज नहीं बन रही हैं तो इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, प्रॉपर लॉ एग्जिस्ट नहीं करते। लॉ जैसे आप देखो, ये कब स्टार्ट हुआ था नक्सलिज्म भारत में, 1960s के आसपास नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ, और जो FRA एक्ट है वो 2006 में बना। आप समझ रहे हो कि जो उनका हक है, जो ट्राइबल्स को हक मिलना चाहिए, वो आप 2006 में प्रोवाइड करवा रहे हो। तो उसने एक नक्सलिज्म को काउंटर करने में हेल्प की। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनकी इंप्लीमेंटेशन कब करने स्टार्ट किया आपने, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये सारे सेम विद द पॉवर्टी ट्रैप, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स नहीं है उनके पास। ट्रांसजेंडर में भी सेम बातें फिट होंगी। और इस तरीके से इस अप्रोच पे मान लो कोई भी टॉपिक आता है तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए पॉइंट सोच सकते हो। बच्चे क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, इन्हीं में से इश्यूज फेस कर रहे हैं। ओल्ड एज पीपल क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो सिल्वर इकोनॉमी पे आपका ऐसे आ सकता है, यही सब इश्यूज फेस कर रहे हैं। अब बात आती है अदर डायमेंशंस की। डिपेंड ऑन द टॉपिक यू कैन स्टार्ट मेंशन द हिस्टोरिकल रीजन ऑल्सो। पॉवर्टी का हिस्टोरिकल रीजन है, अंग्रेज है, उनको ब्लेम कर सकते हैं। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका भी हिस्टोरिकल रीजन है। क्या हिस्टोरिकल रीजन है?
एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस नहीं किया, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर की तरफ। अब सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लोग ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ओवरबर्डन है, ठीक है, और मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं। 1 से 2 एकड़ जमीन ही है, 1 या 2 एकड़ जमीन ही है 80 to 85% फार्मर्स के पास, तो वो अलग ही विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। जियोग्राफिकल इंटरनेशनल रिलेशन स्पेस पे जैसे बांग्लादेश के साथ हम लिख रहे हैं, नेपाल के साथ हम लिख रहे हैं, तो हमारी जो जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी है, जो निकटता है, उसका इम्पैक्ट है, जो हम चैलेंजेस आज के समय में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन की, इसके अलावा जो स्मगलिंग की है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स की है, नक्सलिज्म की है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की है, या मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर जो इस चीज से जुड़ी हुई है। इन्वायरमेंटल अनदर फैक्टर इज देयर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वी नो वेरी वेल क्लाइमेट चेंज के रिपरकशंस हर एक फील्ड पे है, एग्रीकल्चर पे अलग से है। सिक्योरिटी से इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्लाइमेट चेंज के कारण किसी एरिया में फ्लड आती है, किसी एरिया में ड्रॉट आता है, और जब ये डिजास्टर्स का रूप लेते हैं तो वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन बढ़ता है, और अगर कहीं पे इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे इलीगल माइग्रेशन बढ़ा है, रिसोर्सेज पे बर्डन इंक्रीज होगा, जहाँ पे रिसोर्सेज पे बर्डन इंक्रीज होगा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वहाँ पे पॉवर्टी होगी, और ये सब कारणों के कारण वहाँ पे सोशल क्राइम इंक्रीज होगा, और जब क्राइम रेट इंक्रीज होगा वो ऑर्गेनाइज क्राइम में कन्वर्ट होगा, और वो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और मणिपुर वायलेंस इसका बड़ा एग्जाम्पल है, ट्राइबल एथनिक कन्फ्लिक्ट का, और आसाम में ये इशू देखने को मिलता है, त्रिपुरा में हमको ये इशू देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एक बड़ा कारण इन्वायरमेंटल रीजंस भी हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड हमें डायमेंशन सोचने हैं कि किस कंट्री के साथ हम क्या पैक्ट साइन कर रहे हैं। सिक्योरिटी काफी मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। नेक्स्ट क्लास बताओ, चलो नेशनल सिक्योरिटी को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन नहीं है भारत के पास, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। अपने व्यू बताओ कि हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन भारत के पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कल्चरल डायमेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे, एथिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, जितने भी प्रॉब्लम हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, चाहे इसमें नक्सलिज्म की बात हो, चाहे इसमें नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात हो, चाहे इसमें मणिपुर वायलेंस की बात हो, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की बात हो, वैम स्ट्रेटजी इज देयर, विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी। फोर्सेस भी इस चीज को इंप्लीमेंट करती हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम्स द्वारा, और ये डायरेक्ट साइकोलॉजिकल अप्रोच है। आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से ही चीजों को टैकल कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट आपकी क्या अप्रोच अपना रही है, गवर्नमेंट में भी वेरियस सिक्योरिटी अप्रोच और डेवलपमेंटल अप्रोच। सिक्योरिटी अप्रोच में भाई देखो, सामने से गोली चलेगी तो गोली ठोक देंगे, उसमें कोई 1% नहीं सोचना है, और डेवलपमेंट जहां पे होगी वहां पे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगी। इसीलिए जो नक्सलाइट्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, दे आर अगेंस्ट द डेवलपमेंट। हम देखेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड क्लास में इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल वहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल अप्रोच भी अपनानी है। लोगों का जब तक साथ रहेगा ना हमारे, तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है। 1962 के वॉर में भी हमने देखा कि लोगों ने कम साथ दिया भारत का। बॉर्डर पे जो लोग थे उनमें ब्रदरहुड की भावना ही नहीं थी, उनमें नेशनलिज्म की भावना ही नहीं थी, और उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ही आईटीबीपी और एसएसबी फोर्स बनी थी। और इसीलिए एसएसबी फोर्स के मोटो में ही पर्टिकुलर लिखा है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। काम ही ये है भाईचारा फैलाना भाई आपस में। और जब 1963 में एसएसबी बनी तो तब से आज के समय में वेरियस प्रोग्राम्स भी हम चलाते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्या रीजन है जो बॉर्डर एरियाज पे ये डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं? ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो सके, लोगों का इंक्लाइंड हो सके लोग टुवर्ड द नेशन, और नेशनलिज्म की भावना हो, ताकि कल को सिक्योरिटी या जो सिचुएशन है वो एडवर्स हो तो लोग हमारा साथ दें, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। स्पोर्ट्स, विमेन इन स्पोर्ट्स, पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, डेटा वी शुड हैव। एग्रीकल्चरल बेस्ड टॉपिक्स हमसे पास्ट में पूछे जा चुके हैं। तो दीज आर द डायमेंशंस, जिन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हमें किसी एस्से में या किसी टॉपिक में पर्टिकुलर एरियाज को कवर करना है। नेक्स्ट जो डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेवल बेस्ड अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच। रेडी हो ना? थक तो नहीं गए? थकना नहीं है दोस्त, ठीक है? कोई भी एस्से हो लिख देंगे, और उससे पहले ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की, सोचने के तरीके को। लेवल बेस्ड अप्रोच में इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम हमारा एस्से लिखें तो हमें आगे पॉइंट्स नहीं सोचने पड़ेंगे। कैसे? जैसे 2025 में टॉपिक आया इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी की, और डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में। और ऐसा मत समझना ये टॉपिक पहली बार आया था, ये 3 बार अब पूछा जा चुका है अलग अलग फॉर्म में।
इस क्लास नंबर 2 में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि पहली बार जब पूछा गया, उसने पूछा इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, तो इमर्जिंग थ्रेट में एक इमर्जिंग थ्रेट था साइबर अटैक्स, और यही हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एक तरीका हो सकता है इसका एस्से का इंट्रोडक्शन लिखने का। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हमसे पूछा साइबर अटैक्स ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, अब साइबर अटैक्स हो रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी वहां पे हमको मेंशन करनी होगी, मींस साइबर सिक्योरिटी इज द मेन नेसेसिटी। यहां पे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट वर्ल्ड में। प्रेजेंट वर्ल्ड मतलब कौन सा वर्ल्ड? डिजिटल वर्ल्ड, जहां पे डिजिटल इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। वी नो वेरी वेल द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड। और यहीं पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो हमने स्टार्ट में वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आप डेटा फैक्ट के बेस पे लिख सकते हो, आप डेफिनेशन के बेस पे लिख सकते हो, आप जर्नल स्टेटमेंट के बेस पे लिख सकते हो, आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बेस पे लिख सकते हो, आप कोड के बिहाफ पे लिख सकते हो। जैसे इन द डिजिटल एज, क्योंकि उसने भी डिजिटल वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, कीवर्ड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट, कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए ये पैराग्राफ्स लिखेंगे। इन द डिजिटल एज डेटा इज द न्यू ऑयल, किसने कहा? क्लाइव हम्पी ने। अब ऐसे में जनरल स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप लिख सकते हो कि डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन, हमने क्यों इंफॉर्मेशन वर्ड किया? क्योंकि उसने भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बोला था। इंफॉर्मेशन एक ऐसा रिसोर्स है जो इकोनॉमी के लिए, गवर्नेंस के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और जहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो कैसा है? द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड। तो जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वहां पे एक्सपेंशन हुआ है किस चीज का? इंटरनेट पेनिट्रेशन का, क्लाउड कंप्यूटिंग का और डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम का। और जिस जगह पे ये सब चीजें होती हैं वहां पे जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक नेसेसिटी है और वो इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और वेरियस लेवल हम डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल लेवल के लिए भी, बिजनेस लेवल के लिए, क्योंकि सोसाइटी में बिजनेस ही रन होते हैं, बिजनेस लेवल के लिए भी और नेशनल लेवल के लिए भी। यहीं पे डेटा फैक्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि सर्ट इन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 13 लाख से ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। और ये भी अर्जेंसी दिखाती है, ये भी इंपॉर्टेंस दिखाती है किसकी? साइबर सिक्योरिटी की, डिजिटल इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड में। यू कैन ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अनुसार, 2024 का इंडेक्स है, उसके अनुसार जो साइबर अटैक्स हैं या साइबर रिलेटेड क्राइम्स हैं या साइबर रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो 20% तक राइज हुए हैं। और द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड, तो जब वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड वहां पे चांस और बढ़ जाते हैं, वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है, और वल्नरेबिलिटी को टैकल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन में ये पैराग्राफ आप मेंशन कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया। यहां से आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे आप डिटेल में बताओगे स्टार्टिंग के कीवर्ड को। कीवर्ड हमेशा ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और इसमें हेडिंग मत बनाने लग जाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना हुआ है। सबसे बड़ी बेवकूफी जो कैंडिडेट्स करते हैं, हेडिंग बना के लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग बना के पॉइंट्स फॉर्म में, आर्गुमेंट में लिखना है, एस्से में नहीं लिखना है। एस्से में आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी अलग अलग लेवल पे ये सोचने का तरीका है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या बेनिफिट होंगे अगर साइबर सिक्योरिटी होगी। तो जो इंडिविजुअल को क्या खतरा है? भाई मेरे कोई आइडेंटिटी को खतरा ना हो जाए, ठीक है, और मेरा कोई पैसा ना छीन ले। आज के समय में फाइनेंशियल फ्रॉड्स इतने हो रहे हैं, करंट न्यूज के बिहाफ पे भी आप लिख सकते हो कि डीप फेक, इतने स्कैम्स, इतने लार्ज स्केल पे चीजें इनहेंस हो रही हैं और लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रही हैं, डेली रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी की इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी आइडेंटिटी भी बची रहेगी और उसका पैसा भी बचा रहेगा। बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को चाहिए कंटिन्यूटी, सस्टेनेबल, कि भाई मैं लॉन्ग टर्म तक चल सकूं। और वो कब होगा? जब उसके पास डेटा होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, और जब उसके पास डेटा प्रोटेक्ट रहेगा तभी कस्टमर उसका सेटिस्फाई रहेगा। अगर इनमें से कोई भी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है तो बिजनेस का चलना संभव नहीं है। और जब जिस कंट्री में बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएंगे वो कंट्री कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी? कैसे वो ग्रो कर जाएगी? वहीं पे नेशनल लेवल पे बात करें तो साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम, डिफेंस नेटवर्क्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। क्योंकि अगर इनमें से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हमने नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक सेंटर भी बनाया हुआ है, क्योंकि अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज किया कंट्री खत्म है ब्रो। और सीआईएसएफ का काम उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब सरकार ने क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? आईटी एक्ट इज देयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था। वेरियस सेक्शंस आर देयर। सेक्शन 43 सिविल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है, कोई किसी का डेटा
चुराता है तो उसका सिविल लाइबिलिटी बनती है उस चीज़ पे। सेक्शन 66 इज देयर, क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग। इसके अलावा वेरियस सेक्शंस आर देयर, सेक्शन 66B से सेक्शन 66F, और भी बहुत सेक्शंस हैं, इतने मेंशन कर दिए, बहुत हैं एग्जाम में। 66F डेडिकेटली टैकल करता है साइबर टेररिज्म को। IT एक्ट 2008 अपग्रेड किया, साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन को और स्ट्रेंथन किया और उसको टैकल करने के लिए मेजर्स अपनाए। सर्टिन डेडिकेटेड इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये प्रॉपर डेटा तैयार करती है। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई 2013 में, ड्राफ्ट तैयार किया 2025 में। इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखनी है ना, आपको नहीं लिखनी है कभी भी शॉर्ट फॉर्म उधर, तो मैंने समय बचाने के लिए लिख दी है। आपको उधर नहीं समय बचाना है, फिर नंबर भूल जाना। मेरे तो नहीं कट रहे हैं, आपके कट जाएंगे। साइबर स्वच्छता केंद्र, इनमें से कुछ लिखें, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, सारे नहीं याद रहे, जितने याद रहे ठीक है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, I4C बोलते हैं इसको, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और इसमें बहुत डेफिनेशन होता है CRPF से भी, या आप CAPF का पार्ट बनते हैं तो इनमें जा सकते हैं। और इंडिविजुअल लेवल में बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तो ये जो नेशनल लेवल पे भी स्टेप लिए, बिजनेस लेवल पे भी स्टेप लिए, और नेशनल लेवल और जो इंडिविजुअल लेवल है उस पर भी स्टेप लिए। लेकिन स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस। तो जो चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एनोनिमिटी। भाई आज के समय में एनोनिमिटी है साइबर स्पेस में, बॉर्डरलेस है, जिसके कारण ये डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना कि किसने साइबर अटैक किया और उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी कंट्री के लिए, जब पकड़ ही नहीं पाओगे कहां से अटैक हो रहा है और किसने किया है, तो आप सोल्यूशन क्या है? साइबर सिक्योरिटी इज द सोल्यूशन। अब अपना जो साइबर रिजिलियंट, जो साइबर अटैक से रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा आपको। हम देख रहे हैं कि रैंसमवेयर अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिशिंग के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर साइबर वॉरफेयर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है प्रेजेंट वर्ल्ड में। अभी यूएस से ईरान का जो चल रहा है, यू नो वेरी वेल। इजराइल ईरान का जो चलता रहता है, वो यू नो वेरी वेल। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें दिल्ली में अटैक हुआ 2022 में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें न्यूमरस ऑफ अटैक्स देखने को मिले। इसके अलावा शॉर्टेज है हमारे यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल की, डिजिटल अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ग्लोबल बाइंडिंग नॉर्म्स नहीं एग्जिस्ट करते। तो दीज आर द चैलेंजेस जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। देन व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? इन पे काम करो भाई, यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको अपनानी होगी। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या है? कि स्ट्रेंथन करो पहले तो डोमेस्टिक लॉज को। कब बने थे वो? 2000 में, 2008 में। प्रेजेंट डिमांड जो टाइम है, सोशल मीडिया जो इवॉल्व हुआ है, IT रूल्स बना दिए 2021 के, लेकिन उनमें अकाउंटेबिलिटी कितनी है, उनकी इंप्लीमेंटेशन कितनी है, वो इंश्योर करना बहुत जरूरी है दोस्त। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करो। लोगों को फोन दे दिया, इंटरनेट दे दिया, चलाना तो सिखा दो। लोग अब कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब बहुत अच्छे से जानते हैं। डिजिटल अरेस्ट हो रहा है लार्ज स्केल पे। R&D पे फोकस करो, ठीक है, जितना स्ट्रेंथन कर सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमको इनहेंस करना है, साइबर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर एक सिटीजन का होना चाहिए कि आपके हाथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो। इट्स वेरी नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि राइट मैनर में आपको अपनी स्किल इस्तेमाल करनी है। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं भाई कि ये सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री की। क्यों? क्योंकि इस चीज से, जो साइबर जो वर्ल्ड है, इस चीज से देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी जुड़ी है, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जुड़ी है। और जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, वहां पे सोवरेनिटी की बात होती है, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है, वहां पे लोगों के ट्रस्ट की भी बात होती है। इन चीजों को इंश्योर करने का काम करेगी साइबर सिक्योरिटी प्रेजेंट वर्ल्ड में। और कंक्लूडिंग लाइन आप लिख सकते हो। ये कैसे लिखना है? ऐसे हेडिंग डाल के नहीं लिखना, पैराग्राफ में लिखना है जो भी लिखना है। इन कंक्लूजन कोमा आगे पैराग्राफ लिख दिया, इन ए नटशेल कोमा आगे पैराग्राफ लिख दिया। कीवर्ड्स आर देयर, वो दूंगा मैं विद टाइम आपको। और लास्ट में लिख सकते हो भाई जो साइबर स्पेस है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी है, आप उस साइबर स्पेस को कैसे इस्तेमाल करते हो, ये डिजिटल वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा ऐसे हो गया। अब चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन आया है यहाँ तक, ठीक है। जय हिंद स्पेशल मेंशन करेंगे, जय हिंद सर, क्लास कंप्लीटेड, ठीक है। मुझे भी सुकून मिलेगा, आपको तो मिलना ही चाहिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज आगे पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दो। इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख के देखो। इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आप लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, स्टेपल अप्रोच को बार बार प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करके देखो PYQs में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।